सर मेरी क्लास पढ़ी है सर। अस्सलाम वालेकुम। सर बोलिएगा सर माइक में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये ओके। सर मैं करना जो मैंने नहीं मिलनी मैं किदा अपनी अकाउंटिंग की क्लास खत्म कर लवा। वीडियो जी। अच्छा सर सर डिस्क्लोजर का सवाल हो ये मैं सर से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है बेटा, आप लोग ठीक है? और तीनों सर अगर आपको मेरी आवाज आपके समाप्त तक आ रही है तो अपने अपने हाथ खड़े कर दें और ग्रुप के अंदर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर बताते रहे कि अगर आपको आवाज आ रहा है। मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही। प्लीज, तुम्हें लगता है कि यकीन नहीं जा रहा। अच्छा तुम पहले देख लिया कर, तू पहले तमाशा देख लिया था, बाद में आए। अस्सलाम वालेकुम। ओ, ऑन है नहीं भाई। क्यों भाई? कोई दुकान ला के हैं। उधर लगा चेक कर। पेयर हुआ हुआ है। मेरी वीडियो आ रही है। हेलो हेलो। अभी माइक ना उतार के दोबारा लगा। हेलो माइक ऑन पता जी। सामने का पेट। हेलो नहीं माइक चल रहा सर। तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ सुसाइड करना। हेलो माइक क्या है, माइक मेरा माइक। कोई वही ले ये आगे चल रहा था माइक अच्छा भला। नहीं अभी चल रहा था माइक अभी बंद हो गए। अरे हेलो वॉइस सारी क्लियर। बोली रहा बोली तरह से। वॉइस क्लियर है सर। आदमी जेड आ गया आखिरी। अब पढ़ाई में तेरे उससे क्या क्या होता है? कोई यहाँ से छोड़ना लग बात है। अस्सलाम वालेकुम।
स्टूडेंट अगर आपको आवाज आ रही है तो आप रेज हैंड करें ताकि मुझे कंफर्म हो कि आप तक आवाज पहुंच रही है। तो फिर साहब देखिएगा, रेज हैंड आ रहा है। लैपटॉप कर रहा है। सर अगर इसका करा तो बच्चों ने रेज हैंड क्यों किया? ये भी तो सिर्फ एक बच्चे का रेज हैंड है। ग्रुप में मैसेज करवा लेना, ग्रुप में। तो इसका मतलब कि आवाज आ रहा है। चले गुड, ओके। तो लेट्स मूव जी। हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जहां तक बात है, क्वेश्चन दिया था मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 51 तक, आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं मेजरमेंट चलिए। तो इस कंट्री की मेजरमेंट की बात, ये मतलब क्वेश्चन हमने क्लास किया। फिर आगे वाला बेटा, कहीं पर भी आवाज का मसला आपको आता है तो आपने जरूर रेज हैंड कर देना है, लेकिन प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा कि एट द सेम टाइम जो टीए या कोई ना कोई बंदा मैनेजमेंट से एक सेपरेट ऑफिस के अंदर माइक के टेस्टिंग के लिए लेक्चर लगा के बैठा हुआ है, तो अपने एंड पर जरूर देखिएगा कि आपकी घर की तरफ इंटरनेट के ऊपर मल्टीपल लोग नहीं है, वो वजह से आपके यहाँ पर आपका थोड़ा सा इंटरनेट लेवल चेक कर सकता है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर भी आप उसमें बताइएगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम भी एक सेकंड स्टेप के तौर पर इसको देखते हैं। ऐसा जनाब, फ्यूचर रिपेयर और रिप्लेसमेंट, अब हम स्पेशलाइज्ड ओपिनियंस की बात कर रहे थे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये रिक्वायरमेंट है कि फ्यूचर की रिपेयर्स, बहुत सारे हमारे एसेट्स इस तरह के इसको हमें खास निकुल के बाद हम उसको रिपेयर करवाना। मसाल के तौर पर ऊपर बॉयलर्स हैं, जो बॉयलर्स हैं उन बॉयलर्स की जो अंदर ट्यूब्स हो, वो 3 साल बाद उसके ऊपर पानी की स्केलिंग जमा होता है, और अगर हम उस पानी की स्केलिंग को साफ नहीं करवाएंगे तो क्या होगा कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है, बॉयलर हीट प्रोड्यूस करवाता है, तो जो स्केल जम जाएगी तो वो बॉयलर की ट्यूब जो है वो ब्रस्ट हो जाएगी। और आपने सुना होगा अपने हाथ से कि बॉयलर बन गया, और उससे जब बॉयलर में फटता है तो उसके 100 मीटर के फासले में अगर कोई इंसान हो और यकीन कर रहे हैं कि वो उसके जिस्म के बहुत अच्छी हो गए, तो इतनी हाई टेम्परेचर के ऊपर जब स्क्रीन फटती है तो वो स्क्रीन में फटती है पहला ही ना, बहुत डेंजरस इस तरह का काम। ऐसे ही सीमेंट की किल्लत है और उसके अंदर ब्रिक्स लगे, 1600 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा हो, लेकिन जब वो ब्रिक्स ऐसा ऐसा चलते चलते घिस जाए तो हमें फिर उस ब्रिक्स को रिप्लेस करना था। इसका फिर ये हुआ कि हमें कुछ जगहों पर तो आप मोटरसाइकिल लाते हैं तो एक रिपेयर करनी पड़ती है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि स्केड्यूल्ड रिपेयर आपसे 3 साल बाद, आपसे 2 साल बाद, शायद हर साल के बाद। अगर आप अपने घरों में देखें तो आप हर साल जब गर्मियाँ आती हैं तो एसी उसको वॉश करवाते हैं, एसी की गैस चेक करवाते हैं, जो कूलर है वो उसकी फंसे बदलते हैं, तो हम मेंटेनेंस और स्केड्यूल्ड रिपेयर्स एक नॉर्मल पार्ट है। क्वेश्चन आया कि क्या इस स्केड्यूल्ड रिपेयर, इस फ्यूचर की रिपेयर जो हमें करवानी है, मुझे पता है कि आपसे 3 साल बाद मैंने रिपेयर करवानी है। जब वायु की हम 3 साल बाद या 2 साल बाद रिपेयर करवाते हैं, मुझे पता है उसको 25-30 लाख 50 लाख। मुझे पता है कि अगर मैंने करीब की लाइनिंग करवानी तो मेरा 16-17 करोड़ रुपया लग जाएगा। तो क्या फिर मैं उसकी प्रोविजन को कर, कि मैं उसको प्रोवाइड कौन कर दूँ, और मैं जो 15 करोड़ रुपया 3 साल बाद मुझे उसकी जो लाइनिंग चेंज करनी है, तो मैं हर साल के नफे में से 5 करोड़ रुपया बचा लूँ, अगले साल फिर 5 करोड़ बचा लूँ, अगले साल फिर 5 करोड़ बचा लूँ, तो 15 करोड़ बच गए। और इस 15 करोड़ रुपये से जब उसकी लाइनिंग खत्म करूंगा, ये 15 करोड़ इस्तेमाल करके नई लाइनिंग लगवा। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, लॉजिकल तो आप मुझे भी समझना। हाँ यार, को 15 करोड़ रुपया जो है वो कोई बुरी बात नहीं। हमें कहा जाता है कि जो गाड़ी है, जितना गाड़ी में पेट्रोल लगाओ उतने ही पैसे उस गाड़ी के इंजन के ट्यूनिंग के लिए लगा रहते हैं। तो गाड़ी अपने 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद जब काम निकालेगी तो जितने का पेट्रोल डलवाओगे समझो उतने का काम ही निकाले। तो क्या हम साथ साथ उसको सेपरेट रखकर लॉजिकल पास समझ ये चीज जब हम अकाउंटिंग में 37 और ये कैलकुलेशन देंगे तो बकायदा तौर पे ये काम हुआ, हम बकायदा ये प्रोवाइड हुआ करते थे। हम बॉयलर में आई यूज्ड टू वर्क विद द कंपनी, तो हम बॉयलर के पता था कि 2 साल बाद हमारे बॉयलर की रिपेयर होनी है, तो हम निकालते कितने की रिपेयर होती है, हम पैसे करोड़ रुपए की।
तो फिर करोड़ रुपए को 24 महीनों में डिवाइड करके तो रिजर्व एक अपना प्रोविजन क्रिएट करते, प्रोविजन को कर पाए। और फिर जब 2 साल गुजरते थे तो वो पैसे जमा होते थे प्रॉफिट में से, तो हम उसको इस्तेमाल कर लेते थे और उसको इस्तेमाल करके उसको पे था। वो हम कह रहे थे कि भाई बजाय 2 साल बाद 18 करोड़ रुपया लगे, टेक्निकली ये करोड़ रुपया हर महीने से रिलेट करता है, लॉजिकल बात। जिस तरह डिविडेंड की प्रोविजन क्रिएट होनी चाहिए, लॉजिकल बात लगती थी, लेकिन डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन आ गई। डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन ने ये कहा कि प्रोविजन लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी के अंदर देयर इज नो अल्टरनेटिव अदर देन आउटपुट। बात समझ में? तो मैंने कहा इसने यही बताया, आप 3 साल तक पैसे जमा करते रहे उसमें, हर साल 5 करोड़ का। तीसरे साल आपने फैसला किया कि लागत पे जो मैं काम ही नहीं कर रहा सीमेंट का, और 15 करोड़ रुपया पकड़ा और आपने जाके इंटरनेशनल क्रेडिट कर दिया, तो क्या आपकी डिसीजन हो सकता है? मेरे पैसे आप 2 साल तक वायदर के पैसे अलग करके रखते रहे, उसके बाद आपने फैसला किया कि फाइनेंसिंग पैसों में कुछ और कर, वो हो सकता है। उसने कहा कि ये तो लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी की शर्त पूरी नहीं कर रहा। लायबिलिटी की शर्त क्या थी कि ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए, तो फाइनल 37 आता है। उसने कहा कि फाइनल आई विल नॉट 37 बिकॉज़ देयर इज एन अल्टरनेटिव। तो फिर हमें फ्यूचर की रिपेयर्स और फ्यूचर की जो रिप्लेसमेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डीएन की इजाजत है। अब इसका हल क्या है? वो जनाब 37 ने ये कहा कि प्रोविजन को रिकॉग्नाइज नहीं। 37 ने क्या कहा कि आप इसकी द प्रोविजन इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज, आप इसकी प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज द प्रोविजन फॉर द फ्यूचर। लेकिन फिर आप करेंगे, उसने कहा कि ऑब्लिगेटरी एलिमेंट जो है ये तो आपका एक्चुअली कॉल के ऊपर एक्चुअल जब आप रिपेयर करवाएंगे तो फिर भी आप उसकी बात करें, है ना। जब आपने रिपेयर नहीं करवाई तो यदि कोई ये कहना चाहता है कि आप 3 साल पहले कैसे कहीं जा रहे थे, कैसे ना चला रहे, हम आपके बंदे काम करने के लिए आ गए हैं, काम शुरू हो गया है, अब आपकी लायबिलिटी बनती है, अब कुछ नहीं कर सकते, पैसे दे रहे हैं। तो उसने कहा कि इसलिए हम सिर्फ ये कह देते कि आपको रिपेयर करवानी पड़ती है, ये ऑब्लिगेटरी लिमिट नहीं है, तो आप फ्यूचर रिपेयर या फ्यूचर रिप्लेसमेंट के लिए ये काम नहीं। तो फिर उसने इसका एक हल भी, उसका हल क्या है वो मैं आपको ये तो बता देता हूँ। वो कहते हैं सपोज करें जिस तरह ये 150 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, ये 150 मिलियन हमारा लग रहा है, कहता आपने आज को लगाया 150 मिलियन। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरी जो वो क्लिप है उस क्लिप के अंदर टोटल वैल्यू उसकी 1000 मिलियन की है, और उसमें 150 मिलियन की लाइन है, तो मेरा टोटल एसेट जो था ये दोनों इकट्ठे होकर कितने का हो गया? 1150 मिलियन का। तो कहता है देखो ये जो 1000 मिलियन का एसेट है इसकी क्या लाइफ है? मैंने कहा 25 साल। उसने कहा इस 150 की कितने लाइफ है? मैंने कहा 3 साल का। कहता फिर एक काम करो, तुम इसको 3 साल में डेप्रिशिएट करो, अमोर्टाइज कर, अमोर्टाइज तो एक टाइम पे होता है, ये डेप्रिशिएट होगा। तो कहता है इसको डेप्रिशिएट कर दो, तो ये 3 साल में डेप्रिशिएट होगा जाएगा, हर साल 50 मिलियन, 50 मिलियन और 50 मिलियन। कहता है इसको तुम 25 सालों में डेप्रिशिएट करते जाएंगे। अब कहता है जिस वक्त 3 साल गुजर जाएंगे तो टेक्निकली तुम्हारी किताबों से ऐसा मौजूद ही होगा, तो तुम अब क्या करोगे? जो कि अभी तुम्हारा 3 साल में डेप्रिशिएट हो गया, कहता अब तुम इसकी जगह एक रिप्लेसमेंट लेकर आओगे। वो रिप्लेसमेंट सपोज करो तुम्हें कितने की आएगी? 160 बिल्कुल, तो तुम एंट्री क्या करोगे? एसेट डेबिट करोगे 160 से, और कैश या बैंक क्रेडिट कर दोगे 160। उसके पहले थोड़ा अलग, और अपनी किताबों में डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे, क्योंकि अब तुमने इसको बेच दिया, तो इसकी कॉस्ट कितनी थी? 150। 150 की चीज थी, उसमें डेप्रिशिएट हो गया, फुली डेप्रिशिएट हो गया, तो फायदा नहीं होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन 150 आ गया। कितने का बिका? मैंने कहा 5 मिलियन का, तो भाई तो 5 मिलियन मेरे पास गेन ऑन द सेल ऑफ दिस एसेट। तो उसने कहा भाई ना ये वाला तो काम कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते मैं तो ये कहो कि मैं फ्यूचर रिपेयर की या फ्यूचर रिप्लेसमेंट पार्ट की मैं क्या करूंगा? वारंटी क्लेम्स है, एनएफटी प्रोवाइड्स अ वारंटी claim to the customers for the repair and replacement for certain types of damages to the product within a certain period of time following the sale date। कहता जी हम जब मल्टीपल जब हम कभी अपने सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स में हम कहते हैं कि जनाब ये मैंने आपको लैपटॉप बेचा है, ये मैंने मोबाइल बेचा है, तो इसकी वारंटी जो है आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है,
तो हम जो वारंटी है हम उस वारंटी को आगे ट्रांसफर कर देते हैं कि ठीक है मैंने मोबाइल आपको बेचा है 2 साल तक इसकी स्क्रीन की भी मेरी वारंटी है इसकी खराब की मेरी वारंटी है और मुमकिन है कि स्क्रीन खराब हो जाए मुमकिन है कुछ चीज खराब हो जाए तो क्या ये फ्यूचर का जो वारंटी है क्या मैं इसकी प्रवीण प्रूव कर सकता हूँ स्टैंडर्ड कहता है if a company can reasonably estimate the amount of warranty claim likely to arise under the policy it should recognize देखिए वारंटी का ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है तो वारंटी का ऑब्लिगेटिंग इवेंट सेल ऑफ प्रोडक्ट है जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो सेल ऑफ प्रोडक्ट उसका मतलब जब मैंने सेल कर दी वारंटी क्रिएट तो पहली बात जब वारंटी क्रिएट हो गई तो आप देयर इज नो अल्टरनेटिव अदर देन जो मैंने आवाज दी है जो करवानी पड़ेगी डिफॉल्टर बन तो लगा बस है लेकिन अल्टरनेटिव तो कोई नहीं है वारंटी मेरे पास है क्या है अब दूसरी मोड क्या करनी पड़ेगी मुझे वारंटी के क्लेम की अमाउंट को एस्टिमेट करना है तो इसलिए वो कहता है कि अगर तुम उसकी वारंटी की अमाउंट को रीजनेबली एस्टिमेट कर सकते हो अभी आपने पीछे क्वेश्चन किया था जहां हमने मेजरमेंट सीखा था कि माइनर क्लेम माइनर डिफेक्ट रिलेटेड डिफेक्ट वही है वारंटी क्लेम का तो अगर तुम उसकी अमाउंट को मूव कर सकते हो तो फिर बिल्कुल तुम्हें वारंटी की प्रीमियम क्रिएट करनी है क्यों इसका ऑब्लिगेटिंग इवेंट सेल है वो मजीद हो चुकी है अब तुम यहाँ ऑल्टरनेटिव नहीं है अब इसका एक ही करना है तो क्या ऑटो करना पड़ेगा फिर दूसरे पार्ट पे आगे दूसरा पार्ट क्या कहता है कि तुम्हें यू हैव टू मेक अ पेमेंट तो वो पेमेंट किस अमाउंट से करनी है तो उसने कहा अगर तुम उसको रीजनेबली एस्टिमेट कर सकते हो तो भाईजान आपको वारंटी के ऊपर उसे अपनी प्रोवाइड करके चलेंगे अप्रूवल या परमिशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम रिपोर्टिंग पीरियड जिस पीरियड में सेल्स होगी तो जिस पीरियड में आप सेल करोगे उसी पीरियड के अंदर आप अपनी वो जो वारंटी की अमाउंट है उससे उसके अगेंस्ट जो आपको कॉस्ट इनकम करनी पड़ेगी वो मैचिंग कॉन्सेप्ट और पीरियड कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसी पीरियड के अंदर करोगे मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं कहता हूँ पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड 1 में आपने 5,000 यूनिट बेचा है यहाँ पर आपने 3,000 बेचा है यहाँ पर आपने 20,000 बेचा है तो आपने अपनी एस्टिमेशन की कि हर दफा सेल आ गई मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि मेरी 5,000 यूनिट के ऊपर जो फिगर है वो 500 की मुझे खर्चा करना पड़ेगा 3,000 पर 300 का करना पड़ेगा 2,000 पर 20,000 पर 2,000 पर तो अब इसकी वारंटी जो है ये मेरी assumption है तो वो वारंटी जो 5,000 करनी है ये मेरी हमने वारंटी दी हुई है साल नंबर 3 में जाके एक्सपायर है इसकी जो वारंटी है वो शायद वो साल नंबर 4 में इसकी जो वारंटी है वो साल नंबर 5 में तो सवाल पहला ये हुआ कि वारंटी का जो एक्सपेंस है क्या हम उस एक्सपेंस के अगेंस्ट जब वो इनकर हो तब करें या जब हमने सेल कर दी उस वक्त करें तो अब अगर 5,000 आइटम है हो सकता है वारंटी अगले साल आ जाए हो सकता है वारंटी तीसरे साल उससे अगले साल लेकिन कानून क्या कहता है आपने वारंटी कब एक्सपेंस करनी है शुड बी रिकॉर्डेड in the same reporting period in which relating product is तो इसका मतलब जो आपने स्टैंडर्ड ने दे दिया कि ये 5,000 की लड़की जो है ये 500 रुपए की इसी साल में जो करनी है एस्टिमेट करने के बाद 3,000 की 300 इस साल में करनी है 2,000 है इस साल में करना है बेशक ये वारंटी साल नंबर 3 तक आ सकती थी बेशक ये वारंटी साल नंबर 4 तक आ सकती थी और बेशक ये वारंटी साल नंबर 5 तक आ सकती थी हमें ये देखना कि वारंटी कितने साल तक जा रही है जिस प्रोडक्ट की जिस साल में सेल आई है उसी साल में उसकी वारंटी की अमाउंट को एस्टिमेट करें और वो उसी साल में एक्सपेंस करें ठीक होगी बातचीत नाउ लोन गारंटी या ज्वाइंट ऑब्लिगेशंस की बात करके चलता है एनएमटी ने बिकम श्योरिटी गारंटर मैंने आपको बताया कि हम गारंटी देते हैं मैंने आपके यहाँ पर गारंटी दी है बैंक को कि अगर तुमने ये पैसे लिए हैं और अगर तुमने ये पैसे अदा ना किए तो तुम्हारे यहाँ पर बैंक को मैं गारंटी देता हमने कहा था ये क्या है It depends upon the future uncertain event happening and not happening बताएगा कि मेरी liability है कि नहीं है तो इसलिए कहता है these are contingent liabilities जो भी हमारे पास लोन के अगेंस्ट या जॉइंट ऑब्लिगेशंस के अगेंस्ट हमने अपनी कमिटमेंट दी होती हैं ये कंटीजेंट लायबिलिटी होती हैं यहाँ पर उसने 10 दिया गारंटी का जॉइंट ऑब्लिगेशन देखिए आपको पता है पार्टनरशिप हमने पढ़ा हुआ है तो पार्टनरशिप में अगर नया मसला जो जैसा 3 पार्टनर्स हैं तो अगर कल हमारे पे लायबिलिटी आएगी तो 1/3 लायबिलिटी मुझे देनी पड़ेगी 1/3 साहब को 1/3 जुने साहब
लेकिन हमने ये तो कहा हुआ है कि पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक पार्टनर पैसे नहीं देगा तो सारे पैसे बाकी पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो जहां तक मेरा हिस्सा बनकर वो तो मेरी लायबिलिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी जो बाकी 2/3 हिस्सा है वो मेरी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है कि अगर मेरे पार्टनर्स को ना पे कर सकते मुझे देना पड़ेगा, तो फिर मुझे अपनी किताबों में अपनी फिगर बर्थ की लायबिलिटी शो करनी पड़ेगी, जबकि उनके दोनों का हिस्सा क्या शो करना पड़ेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करनी पड़ेगी। तो कानून कहता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को आप शो करेंगे एज अ कंटिजेंसी, और जैसे ही ये कंटिजेंसी ओवर द नॉर्मलिटी रहेगी, लेकिन जब पता चला कि भाई जिसकी मैंने गारंटी दी थी उसका डिफॉल्ट हो गया है, तो इसका मतलब अब ये कंटिजेंसी पॉसिबल ऑब्लिगेशन से कन्वर्ट हो जाएगी प्रेजेंट। जब तक तो वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, जब तक तो मैंने गारंटी दी थी लेकिन मैं उसके लिए लायबल नहीं था, मैं लायबल था अंडर सर्टेन कंडीशन लायबल था, उस वक्त तक तो वो कंटिजेंसी रहेगी। लेकिन जब मैं अब लायबल हो गया हूं, क्योंकि वो शख्स जिसकी मैंने गारंटी दी थी वो डिफॉल्ट कर चुका है, तो बेटा इस कंडीशन में अब कंटिजेंसी नहीं रही, अब वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट हो गई। तो अब स्टैंडर्ड कहता है कि पहले जिसको तुमने कंटिजेंसी के तौर पे सिर्फ डिस्क्लोज किया था, अब चूंकि वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पे कन्वर्ट हो गई, अब तुम उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, बल्कि अब उसको तुम प्रोविजन के तौर पे ऊपर किताबों में नाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि गारंटी को दो हालतों में हमें उसने बताया। पहली हालत थी जब तक हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं है, हमने सिर्फ एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन, तो जब वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन थी, जब तक वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन थी उस वक्त तक हम जरूर अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेंगे, बट हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या देंगे उसका डिस्क्लोजर। लेकिन अगर वो पॉसिबल, अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, इसकी दो चांसेस होते हैं, एक कि ये ऑब्लिगेशन बनी नहीं, पॉसिबल थी ना, जान छूट गई, खत्म हो गई, उसने अपने पैसे अदा कर दिए, तुम अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। लेकिन दूसरी भी तो ऑब्लिगेशन को चांस है कि हाँ ये ऑब्लिगेशन जो पॉसिबल थी अब तुम्हारे सर पे आ गई है, उसने पैसे देने से अपना इनकार कर दिया है, तुम्हारे लिए अब वो क्या बन गई फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लोग तुम्हारे घर में आने शुरू हो गए, लोग तुमसे पैसे मांगने शुरू हो गए। इस कंडीशन में बेटा अब ये डिस्क्लोजर नहीं रहा, बल्कि अब ये क्या होगा, अब ये रिकॉग्नाइज होगा, और अब हमें इसको हमें प्रोवाइड होगा, इससे हमें एंट्री कर लायबिलिटी को दूर करना पड़ेगा। जब डीकमीशनिंग कॉस्ट, स्पेशलाइज्ड प्रोविजंस में हमारे पास डीकमीशनिंग भी एक अहम चीज है। ये जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है, ये डीकमीशनिंग कॉस्ट में हम लेके बात करके चलते हैं, तो आईएस 16 से इसका जिक्र शुरू। डीकमीशनिंग के ऊपर आईएस 16 ने क्या कहा था कि अगर तुम्हें अपनी एसेट की एडिशन है, अगर तुम्हें उसको डीकमीशन करना पड़ता है, क्लीन अप करना पड़ता है, और उस क्लीन अप और उस कॉस्ट को आईएस 37 एज अ प्रोविजन अलाउ करता है, तो उसने कहा था क्या करो उसके साथ, उसने कहा था इसको पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट बना दिया। 16 तो भाई जब उसी बात को लेके चल रहा है, कहता है जनाब कंपनी में रिक्वायर्ड उसको एप्लीकेशन को क्लीन अप करना पड़े, कंपनी हैज एन ऑब्लिगेशन टू क्लीन अप, कहता है ये क्लीन अप की लायबिलिटी इसकी कहाँ पे चलेगी, दो पॉसिबिलिटीज है, लायबिलिटी जो दो तरह से आ रहा है, ऑब्लिगेशन से होती है, और ऑब्लिगेशन दो तरह से आ रहा है, एक लीगल ऑब्लिगेशन, आपने जब एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन कैसे है, जब उन्होंने कहा कि जनाब आप समुद्र से तेल उतार रहे हैं, हमारा एग्रीमेंट साइन करें, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप समुद्र से तेल उतार लेंगे तो जो आपने समुद्र के अंदर जेरेस करते किए हैं, आपने उसको बिल्कुल ठीक करके कंटेमिनेशन क्लियर करके फिर जाना है, और आप जो लीगल साइन करने वाली कुछ लीगल ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या है कि हम इंटरनेशनल सी में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी पॉलिसी है हम वो ग्रीन रखेंगे, हम नेचर को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, और लोगों को इस हद तक मेरी इस बात में यकीन है that they have a trust that yes if I am saying it I, तो इस कंडीशन के अंदर वो क्या कर जाएगी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो उसने कहा भाईजान अगर ये बात हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि वो लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव में से कुछ भी होगा वो ऑब्लिगेशन बन जाएगा, और ऑब्लिगेशन जब ऑब्लिगेशन होती है तो फिर वो लायबिलिटी है। ऑब्लिगेशन कहते ही उसको है
जिसका कोई ऑल्टरनेटिव ना हो अदर देन दैट डेट। तो कहता अगर 16 इस बात को 13 37 इस बात को मान गया तो फिर उसने यही बात कही, उसने कहा अगर तुम्हारी ये जो क्लीनअप कॉस्ट है इसको 37 मान गया तो 16 ने क्या कहा था कि ये जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूविंग है या रिस्टोरेशन ऑफ साइट की कॉस्ट है, तो उसने क्या कहा था मैं तुम्हारी क्या बात मान लूंगा, मैं इसको पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट लूंगा, मैं इसको पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट मान लूंगा। तो बेटा अगर ये चीज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट बन जाएगी तो फिर ये कॉस्ट फ्यूचर में क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली एप्रिशिएट करेंगे। तो फ्यूचर क्लीनअप कॉस्ट जो है ये हम अपनी किताबों में जब लेके चलेंगे तो हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा अब जरा थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आपको एक वर्जन देना चाहता हूँ सर। अच्छा हम इसके बजाय मुझे क्लियर स्लाइड मिल सकती है जी सर, लिखने की? इसमें ऐड हो गया। स्लाइड ऐड करोगे क्या करो? जी सर, ऐड करो। ये टेररिस्ट, ये मार्क किया सर, चाहिए आपको? हाँ जी बिल्कुल चाहिए, बस इसमें एक स्लाइड ऐड कर। जी सर। ये अब इसको बोल भी दो ना, मतलब जी सर। स्क्रीन पे जी सर। देखो। अच्छा जी जरा सर फिगर्स को देखिएगा, मैं कहना क्या मैं ये जूम करता हूँ कि मेरे पास एक क्लीनर, मैं क्वेश्चन बुक से बना रहा हूँ कि जो क्लीनर वाली हमारी बात है उसको कैसे लेके चलेंगे। मैं कहता हूँ मुझे मैं एक कोल की मैं ऐसे लिख रहा हूँ सर वो शेडो आ गया होगा। सर, शैडो नहीं आ रहा, हाँ मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर आपको राइट करने के लिए मुझे राइट्स देने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा, पीयूष साहब को हरकत करके गए थे। सर उस तरह सर हम तुम्हारा स्लाइड शो है। ये वाला ये कौन सा सर लिख के बेटा इस बोर्ड का ताल्लुक है उसके साथ कुछ? लिखे सर। जो अगर तुमने मैंने मंगा लिया इतना पूरी खाने लेके चलो। सर चुप चुप पेन सेलेक्ट किया। ऐसे कम कैसे। तो हमने एक assumption ली कि मुझे वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक कोल जो है, हम एक कोल की माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं और उस कोल की माइंड के ऊपर जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, मैं कहता हूँ जी उसके ऊपर मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर 1000 यूनिट का खर्चा हो। और मुझे ये पता चला कि जब मैं ये कोल की माइंड के ऊपर काम कंप्लीट कर लूंगा जिसमें मुझे 10 साल लगेंगे, तो 10 साल के बाद जाहिर सी बात है मेरा ओवर बर्डन होगा, मैंने रन डाला होगा, मुझे उसकी सफाई करनी पड़ेगी। मैंने आज की असम्पशन के मुताबिक कहा कि अगर मैं देखूं तो आफ्टर 10 इयर्स मुझे जब सफाई करनी पड़ती है, तो आज का मैंने हिसाब लगाया तो मुझे लगा कि 200 मिलियन लगेगा। फिर मुझे स्टैंडर्ड ने कहा था कि जब तुम फ्यूचर की इस बात को, और ये मेरी लीगल ऑब्लिगेशन, ये मेरी क्या है लीगल ऑब्लिगेशन। फिर मुझे स्टैंडर्ड ने कहा था तुम 200 बिलियन की बात करते चलोगे तो तुम्हें 200 बिलियन की बात करते हो कि ये ध्यान रखना है कि क्या फ्यूचर में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव तो नहीं होगी, कोई तुम्हारी फर्दर इम्प्रूवमेंट या कुछ करनी ऐसी तो नहीं होगी। तो मैंने कहा कि चूंकि आगे हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, नई से नई मशीनरी आ रही है, तो मैं फ्यूचर की एडवांस टेक्नोलॉजी का हिसाब लेखूं तो 175 है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, मैं 200 मिलियन की फिगर लूंगा या 175 की फिगर लूंगा? मैं 175। लेकिन बेटा ये तो आज से 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, डिस्काउंट करूंगा। और डिस्काउंट करके आज मैं अज्यूम करता हूँ प्रेजेंट वैल्यू आज किसकी आ गई 110 में। सर तो फिर मैं अपनी किताबों में एंट्री करूंगा कितने से 110 से। तो एंट्री क्या करूंगा, मैं अपनी किताबों में एंट्री करूंगा, मैं इस पोल फाइन को डेबिट करूंगा 110 से, 110 से, और प्रीमियम को क्रेडिट करूंगा 110 से। ठीक होगी बात है। अब जाहिर सी बात है
हर साल फिगर आगे बढ़ेगी, तो जब आगे फिगर बढ़ेगी एक साल के बाद, तो मुझे 110 की प्रीमियम को क्या करना है, अनवाइंड। तो अनवाइंड किया, पता चला कि अब ये प्रीमियम एक साल के बाद, अगर मैं यूं 10 साल बनाता हूँ तो ये 110 से बढ़ के 118 हो जाएगी, फिर ये 130 हो जाएगी, ऐसे ही 141 हो जाएगी, ये बढ़ती जाएगी यहाँ तक कि ये 174 तक पहुंचे। तो जब अगला साल आया तो आप देखिए 18 तक पहुंची, तो 10 से प्रीमियम बढ़ के 18 पे आ गया। तो अब मुझे अब क्या करना है, मुझे अब ये मेरी बोरिंग कॉस्ट है, ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट मेरी कितने की है, 8 मिलियन की, और मैं फर्दर प्रीमियम को कितने से लेके आऊंगा, 8 से। रहा मसला इस फाइनेंस कॉस्ट का, तो जाओ जाके आईएएस 23 से पूछो कि ये कैपिटलाइज करनी है कि ये आपने एक्सपेंस है। यूं करते 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 मेरी फिगर कितनी आ जाएगी, 5 सालों बाद 175 की ट्रेनिंग आ जाएगी। और फिर जब वो 5वें साल जाके या 10वें साल जाके 175 होगी, तो जिस दिन मैं वो एक्सपेंस करूंगा एट द एंड, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रीमियम को डेबिट करूंगा 175 से, और कैश को मैं क्रेडिट करूंगा या बैंक को क्रेडिट करूंगा 175 से। सो दिस इज हाउ दिस प्रीमियम रूल्स। अब ये स्ट्रक्चर, ये साइकिल समझने क्या होगा कि, और जो मेरी कैपिटलाइजेशन है, यानी कि जिसको मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगी, 1000 जमा 110। इसके ऊपर अगले 10 सालों के लिए या अगले 20 सालों के लिए मैं अपनी फिगर को बैलेंस शीट, तो याद रखिए 16 का काम सबसे पहले साल था, उसने हमसे पहले साल में पूछा कि कितने खर्चा होगा, फिर उसने कहा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से कितने पैसे लगेंगे, फिर क्योंकि 10 साल बाद की फिगर थी, तो फिर हमने 175 को डिस्काउंट करके बताया था। आप देखें ये फाइनेंस कॉस्ट के लिए हो रही है, ये फाइनेंस कॉस्ट 23 बता रहा है प्राइस होगी, लेकिन यूं ही कम चलते जाहिर सी बात है, अगर कैपिटलाइज होगी तो उसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके क्या होगा, ये 60 पता है हमारा टॉपिक, एक मैं सिर्फ कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ये 16 वाले से पूछे, तो अगर 16 के अंदर कभी कोई कॉस्ट फर्दर ऐड हो जाए, फर्दर कैपिटलाइज हो जाए, तो हम रिवाइज कॉस्ट पे डेप्रिशिएट करते हैं, 16 का टॉपिक। यहाँ पर हमें तो मसला है, हम 37 तक करना चाह रहे हैं। अब क्या मैं बताना चाहूंगा, साइकिल बताना चाहूँ, इस 175 की कॉस्ट को हमने जो कहा ये क्रिमिनल कॉस्ट है, और फिर देखते हैं अब इसमें फैक्टर्स देखिए कितने हैं। पहली बात एस्टिमेट्स कितने, जरा मेरे साथ एस्टिमेट्स हम देखते हैं हमने कितने किए, तो एस्टिमेट इसके अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं अपना, नहीं सर, कलर की ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ये ब्लू, ये काफी काम करता, देखिएगा अगर इसके अंदर मल्टीपल कलर्स कर सके तो कलर बात करेंगे साथ, बड़ा नहीं लेट मी डू लाइक दिस। अब कभी कोई ऐसा बना लीजिएगा इसके बाद मसले पर होना चाहिए, सोच होना चाहिए, लेकिन मैं तैयार आमतौर पर बिजली कर रहे थे, आपने कर रहे थे, बड़ा नहीं हुआ लास्ट टाइम जब हम लोग यूज कर रहे थे तो सर वो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे थे। लेट्स मूव बैक। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारे पास इसके अंदर आप एस्टिमेट्स देखते हैं तो कितने एस्टिमेट्स हैं, पहली बात ये 200 बिलियन आज से 10 साल बाद एस्टिमेट है, पहला एस्टिमेट। फिर टेक्नोलॉजी क्या होकर चलेगी, जो का एस्टिमेट करें ये ठीक है। दूसरा एस्टिमेट रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा, 10 साल क्या रेट ऑफ डिस्काउंट रहेगा, तीसरा एस्टिमेट की बात, और फिर जाकर फिर अगली बात इसमें टी कितनी होता है 10 साल का, 10 मिलियन हो तो क्या होगा, तो ये क्या है, ये भी क्वेश्चन। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि हमें कितने सारे एस्टिमेट्स दे पा रहे हैं, आज से 10 साल बाद के दौरान गंद डलेगा, एस्टिमेट ही कर रहे हैं, उस गंद के ऊपर क्या खर्चा आज के हिसाब से आएगा, तो एस्टिमेट कर रहे हैं, उस वक्त तक पहुंचते पहुंचते हमें टेक्नोलॉजी क्या आएगी, एस्टिमेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उस टेक्नोलॉजी के साथ हम उसको कैसे रिड्यूस कर पाएंगे, इतने पीरियड तक का भी एस्टिमेट है 10 साल बाद का,
तो मार्केट रेट क्या होगा, ये भी एस्टिमेट है, टी भी एस्टिमेट है, लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक ये सारे एस्टिमेट्स आपको, और फिर जाके आपने क्लीनर कॉस्ट निकालनी है, और फिर जाके आपके पास फिगर निकलती है। तो दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड से, कि आपने फिगर को एस्टिमेट करना है कॉस्ट ऑफ डिस्मेंट। ये छोटी बात नहीं, मैंने इसलिए आपको ये एस्टिमेट करना सिखाया है कि हाउ टू एस्टिमेट। तो ये हमने एस्टिमेट किया है, हम किस तरह इसको एस्टिमेट करेंगे, हम इसको एस्टिमेट करेंगे और फिर जो ये अमाउंट होगी कॉस्ट को चार्ज करेंगे, और फिर कहता है जनाब जो आपने कॉस्ट है इसको जेल में रख के चलना है कि हम इसको डिस्काउंट करते हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू, हम भी तो प्रेजेंट वैल्यू पे देख रहे हैं, ये देखिए डिस्काउंट करके देख रहे हैं इसको। और फिर चूंकि एक एस्टिमेट है, तो हमने जो यहाँ पर ये जो एस्टिमेट को यहाँ पर देख, मैंने कहा कितने सारे एस्टिमेट कहते हैं, इसके अलावा याद रखिएगा चूंकि एक एस्टिमेट है तो हम इसको हर साल रीमेजर भी करेंगे, हम इसको हर साल रीमेजर भी करेंगे। इसका मतलब पता क्या हुआ, हर साल रीमेजर करने के लिए मुझे बी चाहिए होता है, जिसका मतलब है ए 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। जब एक साल गुजर जाएगा, जब एक साल गुजर जाएगा भैया, ये ए भी तो चेंज हो सकता है, राइट। एक मेच्योरिटी वैल्यू थी, मेरा क्या 175 करेगा, वो मशहूर एक नई वो टेक्नोलॉजी आई 165 के काम आ गया। आज 10 साल के बाद 200 को पहले 175 किया, एक साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर आ गई, 175 इसी तरीके के साथ आई। अब से 4 माह पहले पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट रेट था वो बल्कि साल पहले जो 22% चल रहा था, फिर उसके बाद 4 से 6 माह पहले 16% पे रहा, आज क्या। अब वो मुझे आप बताएं, आज से 10 साल मैं तो एक साल की बात बता रहा हूं आपको कि 23-24% से एक साल के बाद आज रेट 11%। आराम से कहते हैं 10 साल एस्टिमेट करो, इसका मतलब ये फ्यूचर के पीरियड का आई भी चेंज होता है। एन मेरा ख्याल था 10 साल तक काम करना पड़ेगा, मुझे क्या पता था कि 5 साल यही करना है, मेरे 6 महीने रुकते, मेरा 6 महीने का काम बंद हो गया, वो इस रिलेशन में क्या एंड तक रहेगी, मैंने काम करना शुरू किया, मेरा क्या था 10 साल का इससे काम करता था, लेकिन 4 साल ही गुजरे थे, जमीन से पानी नहीं होना, तो मुझे कोयले की एक्सट्रैक्शन में पॉसिबल कर दे गीला करना शुरू किया, क्या मुझे काम छोड़ना नहीं पड़े, तो दोनों साइड होते, इसीलिए स्टैंडर्ड क्या कहता है रीमेजर। आप देखिए कितने एस्टिमेट्स हैं, और फिर उन एस्टिमेट्स के साथ मैंने यहाँ पे बताया आपको, आप कहते हैं उसको रीमेजर भी करें। इसके लिए फिर एक बाकायदा तौर के ऊपर हमारे पास आगे कोई डिस्कशन आती है जिसमें मैं लिखने जरूर, मैंने इसलिए आप इसकी बेस बताई है, इसके ऊपर एक हमारा एक बार एनालिसिस करके चलता है कि जो कि रीमेजरमेंट है, तो उस रीमेजरमेंट से पैसे चेक होंगे, उस रीमेजरमेंट से अमाउंट चेक होंगी, तो फिर हम उसको कैसे अकाउंट करें। जरा एक छोटा सा क्वेश्चन आता है हमारा, माइनिंग करेंगे 3 साल का लाइसेंस है, दे आर अलाउड टू माइन करें, एब्स्ट्रैक्ट करें, लाइसेंस यकम अप्रैल को शुरू, लाइसेंस कब शुरू होता है, यकम अप्रैल, तो यकम अप्रैल को लाइसेंस शुरू हुआ 2004 को, और बदल ने स्टेट किया, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है इस काम के लिए, 5 लाख की कॉस्ट आ रही है। Overseas country has no particular amount investing in the past national member has been information for company member policy and for example कि वो बता सके कि वो एक responsible शख्स है, तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ गई, और उसने कहा कि 3 सालों के बाद उसका एस्टिमेट है कि उसको जमा जब सफाई करनी पड़ेगी तो लाख करना पड़ेगा, जो उसकी कॉस्ट ऑफ जो साइट है जो करंटली वो कितने की आ रही है, 5 लाख की आ रही है, और जो रेट ऑफ मार्कअप शो हो रहा है 10% हो रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है, क्या ना बड़ा सिंपल सी बात जा रहा है कि भाईजान या क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ गई, आप एक रिस्पांसिबल शख्स हैं, तो आप 1 लाख को 3 साल के मुताबिक डिस्काउंट कर दें। फार्मूला देखिए वही लगा हुआ है, a is equal to a 1 plus i raised to power minus n, जहां पर a जो है वो 1 लाख है, टाइम जो है 3 साल है, रेट ऑफ मार्कअप 10% का है, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई, तो इसी प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर दें, इसका देखिए मैंने भी तो आपके सामने यही काम किया था, फिगर पकड़ी थी 175 का आपको डिस्काउंट करके मैं यहाँ पे लिख रहा था, यहाँ पर फार्मूला पे लिख देता हूँ आपके लिए, p is equal to a 1 plus i raised to power minus n, ये डिस्काउंट फार्मूला है। तो मैंने तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्जन बताया, मैं तो पूरा फ्लो बताया, मैं तो उसकी एंट्रियां बताई हैं, कैपिटलाइज कराया, फ्यूचर में लेके जाओ, सिर्फ इसने यहाँ से आपसे ये फिगर दिखा दी है जो ये फिगर था। जनाब द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 आता है, वजन ये 53 आप समझ आया मैंने आपको क्वेश्चन कराया, क्योंकि 53 आपका होमवर्क है।
तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि हमने ये बात नहीं की थी। मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बनाकर पहले ही अपनी एंट्रियां करवा के दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास 54 ये आपके पास एग्जाम्पल की फॉर्म में है। मैंने आपका क्वेश्चन खराब नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ ये 3 4 5 क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं। यहाँ पर भी ये जो मैंने आपके साथ वो जो स्लाइड बनाई थी, उस स्लाइड को मैंने इसलिए बनाया कि उस स्लाइड तक के क्वेश्चन जो है, तो जो नॉलेज उस स्लाइड का आपको बताई, पहली बार आपसे बात की, मैं फिर उस स्लाइड पे जा रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन के अंदर इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई होगी, आप फिर उस स्लाइड के ऊपर रह के चलेंगे। 3 4 क्वेश्चन आपने करने वाले थे। मैंने आपको ये जो स्लाइड है यहाँ पर देखें, कॉस्ट पकड़ी मैंने उसके बाद फ्यूचर का एस्टिमेट किया, बताया कि किसी क्वेश्चन में आपको चेक करेगा कि टेक्नोलॉजी पर एडवांटेज लेके चल रहा है, बताया कि उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, फिर मैंने बताया कि डिस्काउंट करके आपने एसेट की वैल्यू निकाल के डेप्रिशिएट करना है कहानी में। फिर मैंने आपको बताया कि हम आगे क्या करके चलेंगे, हम इस प्रोविजन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मैंने आपको इसकी एंट्री जैसे बता दी। और फिर मैंने बताया फ्यूचर में फाइनेंस सोर्स कैसे लेके चलेंगे, और फ्यूचर में कैसे कैपिटलाइज करेंगे, नहीं कैपिटलाइज करेंगे, और फिर जब आखिर में आएंगे कैसे नहीं करते, पूरा साइकिल बनाया। अब जितने ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको कहे करने के लिए, उसमें किसी ने कोई ना एक पार्ट पहुंचने को, इससे अलावा आपसे बात करके चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज 3 4 क्वेश्चन यहाँ तक हमारे पास है। जरा हम डिस्क्लोजर्स की बात करके चलता है, तो डिस्क्लोजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटिटी को कहता है कि यहाँ पर जो हर प्रोविजन से मुताबिक एंटिटी जो है यहाँ पर आपने कुछ डिस्क्लोजर्स देगी, तो सेकंड डिस्कशन है 2 दिन आपके पास, तो इसलिए ये आपको क्वेश्चन दिए हैं। और जो इसी नॉलेज से डोमेन से हैं, हम कुछ डिस्क्लोजर्स की बात करेंगे और फिर अपना लेक्चर वाइंड अप करेंगे। एंटिटी जो है वो प्रोविजन की हर क्लास में खाली बताई गई, ओपनिंग प्रोविजन क्या है, क्लोजिंग प्रोविजन क्या है, इस साल की प्रोविजन क्या है, कितनी प्रोविजन यूज हो गई, कितनी आपने रिवर्स कर दी, और डिस्काउंटिंग से प्रोविजन कितनी पड़ गई। मैं इसके लिए आपको एक सिंपल तो नहीं, हमारे पास जो ये प्रोविजन होती है उन प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक अपना एक बड़ा सिंपल सा ये फिर उसके आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया। तो ये 3 4 एग्जांपल आपके गले में पढ़ दी है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक आपको मैं प्रोविजन भी बता दूं कि प्रोविजन के लिए हम क्या करते हैं। हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस आ गया, फिर हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास ओपनिंग आ गया, इसमें हम ऐड करते हैं फॉर द ईयर, ठीक हो गया। फिर जाहिर सी बात है जब आपके पास फॉर द ईयर आपका वो होता है, तो प्रोविजन जिस काम के लिए रखी होती है माइनस करते हैं इसमें से यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने प्रोविजन इस साल इस्तेमाल कर रहे। बार दफा क्या होता है, वो जो प्रोविजन आपकी होती है जब आपने एक्चुअल पे किया तो पता चला कम पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर। तो मुमकिन है ये तो आप चीज प्रोवाइड फॉर की थी, देखो ना, जब हम चीज प्रोवाइड फॉर करें कम खर्चा हो, हम बिजनेस को रिवर्स नहीं करते हैं। तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर, अगर कम प्रीमियम थी तो और करेंगे फॉर द ईयर। फिर हमने कहा था, तो हमने प्रोवाइड कर दिया था, उसको यूज करने लगे, उस पैसों से हमने पेमेंट कर दी, वो यूज आ गई। अगर कम प्रीमियम थी, ज्यादा प्रीमियम की थी, तो रिवर्स करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये देखते हैं ओपनिंग कैरिंग अमाउंट की बात आ गई, प्रीमियम जो ड्यूरिंग एडिशन की, जो हमने यूज की, जो हमने रिवर्स की। अभी आपने प्रीमियम में देखा जो हमारे पास टाइम वैल्यू, जो टाइम वैल्यू है, यानी कि जब हमने देखा हमने रिसेंटली की कि जब 1 साल पीरियड आगे जाती है तो वो टाइम वैल्यू जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो रिवर्स होता है, तो उसमें टाइम वैल्यू को भी ऐड करते हैं। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, हम ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर रहे हैं फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड, और हम लेस कर रहे हैं, यूज्ड लेस कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी ने रिवर्स करनी थी ऐड कर रहे हैं, जो हमारी टाइम वैल्यू की वजह से एज वी गेट मोर क्लोज टू द मैच्योरिटी। और अब जो हमारे पास यहाँ पे जवाब आएगा वो क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंसेस का या क्लोजिंग प्रीमियम। तो कहते हैं ये डिस्क्लोजर आपने मुझे हर प्रीमियम पर बताना, ये नहीं है जो तुम्हारे पास 16 17 किस्म की प्रीमियम है, तुम प्रीमियम डिसमेंटलिंग की भी कर रहे हो, तुम प्रीमियम एम्प्लॉय बेनिफिट की भी कर रहे हो, तुम प्रीमियम कैपिटल टैक्सेशन की भी कर रहे हो, दो प्रीमियम है, हर प्रीमियम का सेपरेट बैलेंस है। तो प्रीमियम एम्प्लॉय बेनिफिट भी कर रहे हो, ये नहीं तो सारिया प्रीमियम को जुड़ चुका इकट्ठी नहीं, हर पूरा क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्रिएट क्या है, यूज क्या है, रिवर्स क्या है, टाइम वैल्यू फैक्टर क्या है। तो बेटा ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, और फिर इसी डिस्क्लोजर मैंने आपको उसका एक मैथड दिया, आगे इसी डिस्क्लोजर के मुताबिक उसने कह दिया ओपनिंग बैलेंस क्या है, एडिशन क्या है, यूज क्या है,
अनयूज्ड रिवर्स क्या है, और तो आपको इसी के मुताबिक आपको उसने बता दिया, ये उसने आपको डिस्ट्रॉय की एग्जांपल दे दी, आगे आपको उसी डिस्ट्रॉय की एग्जांपल को पढ़ेगा। कंटीजेंट लायबिलिटी पहले कर चुके हैं, मेरा काम नहीं है हम किसी और ये हमने आर्टिकल भी यहाँ से पढ़ लिया और देख लीजिए, ये नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, यहाँ से नहीं पढ़ा हुआ है, चलिए ठीक हो गया। सो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, हम इसके से एक महीने आए कि हमें पता था कंटीजेंट लायबिलिटी जो है, मैंने आपको इसकी मेजरमेंट भी बताई थी, कंटीजेंट लायबिलिटी जो है मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन होगी या प्रेजेंट होगी, उसमें आए थे हमने कहा सिर्फ इसका हमें डिस्क्लोजर देना है, क्या देना है, सिर्फ डिस्क्लोजर, बेटा वही डिस्क्लोजर है जो डिस्क्लोजर प्रीमियम का फाइनेंशियल इफेक्ट किया है, वो क्या रीजन है, इसकी वजह से कंटीजेंसी है और एनी पॉसिबिलिटी ऑफ, तो वो सारी बात नहीं पर है। तो ये तो वही जो प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पीछे एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग के हमने जो बातें पढ़ी थी वो सारी की सारी आपकी, ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर आप प्रीमियम और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी राइज फ्रॉम सेम सर्कमस्टेंसेस एंड एंटी बैंक डिस्क्लोजर रिक्वायरिंग लायबिलिटी दैट शो लिंक बिटवीन प्रीमियम और लायबिलिटी where any information required is not disclosed because it is not practical to do the practice review part ऐसा होता है। एक कंटीजेंसी की लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर वो रीजन और फैक्टर को नाम शुरू करता हूँ तो वो मुमकिन है कि लीगली तौर पर नहीं मेरे पास, और साथ में तौर पर ये को सर की बात ये है कि बंदा को पता नहीं लिखा था, मैं देख पा था और मेरे पास केस भी हो गया है और 4 से बात किया है, अगर पूरा इस एंगल से आप देख तो मैं फंसा है, अगर मैंने इतनी बात अपनी काउंटर में लिख दी तो पुलिस में नहीं भी आता तो बाद आप इस तरह के ब्लॉक में फंस जाते हैं, तो आप इस तरह की कंटीजेंसी को डिस्क्लोज करना भी चाहें तो डिस्क्लोज करने से आपकी कंपनी का राइट करता है, तो उसमें आपको कोई एग्जम्पशन होती है, ये बताना पड़ता है कि सर्टेन कंटीजेंसी जो मैंने मतलब राइट को कंपनी को डिस्क्लोज देखो कि आप उसकी एग्जांपल है, कहता है एक पेंडिंग लिटिगेशन है कंपनी के केस और पेंडिंग लिटिगेशन के मुताबिक कंपनी ने कोई ये क्लास किया हुआ है और हम ये समझते हैं कि अगर ये क्लेम हमारे क्लास सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर भी कंपनी को एक एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को एग्रीगेट करके हम अदर्स का नाम दे देते थे, तो कहता है एक डिटरमिनिंग के व्हिच फॉर अ रीजनल क्वांटिटेबिलिटी में बी एग्रीगेटेड टू फॉर्म क्लास एंड मेजरमेंट नेचर, हम कहता है मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ, देखिए वैरायटीज की बात है, एक वैरायटी स्टेशन पर है, एक वैरायटी ट्यूसडे पर है, एक वैरायटी एनवायरनमेंट पर है, तो मैं सारी ये 4-5 वैरायटियां इकट्ठी करके वैरायटी नंबर यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बजाय कि मैं मतलब कि मैं गृह एसी हूँ और गृह एसी में मैंने कोई 3 लाख एसी बेचा हुआ है, तो मैं कर ले एसी की तो वैरायटी नाम लग गया, तो फिर तो मेरी बैलेंस शीट में लाख 2000 से वैरायटी नहीं बढ़ेगा, मैं अगर एसी सारे इकट्ठे कर, मैं सारे गुड्स इकट्ठे करूँ, सेम क्लास इकट्ठे कर, तो क्या मैं उसको वैरायटीज को या उस लीड्स को मैं या उस वैरायटी एसिड को मैं एग्रीगेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दे शुड बी द सेम क्लास ऑफ एसिड, ठीक है, ये नहीं करके चल रहा कि एक एसीओ की वैरायटी है या वैरायटी चली, एक आपने किसी दोस्त यार में वैरायटी दी तो सारी तो है दोनों की नेचर वैरायटी दोस्त की वैरायटी है वैरायटी उसने कहा, तो फिर आप कर सकते हैं एंटी जो मैन्युफैक्चर करती है 2 प्रोडक्ट एक इंसान की वैरायटी है, बी के 5 साल की है, तो फिर प्रोडक्ट हैं दोनों गुड्स हैं, दोनों को इकट्ठा करके अगर सिर्फ एक वैरायटी लेने को दिया हो तो फिर भी गुजारा होता है। ऐसे ही बेटा कंटीन्यूअस एसिड की बात करते हैं तो कंटीन्यूअस एसिड में सिर्फ अपने पर्टिकुलर काम होता है, कंटीन्यूअस एसिड को बहुत कम मूव करके चलेंगे, ठीक है, बहुत कम रिपोर्ट करें, ये म्यूचुअली सर्टेन हो तो फिर कंटीन्यूअस एसिड की बात करा, ठीक है, तो भाई यहाँ पर उसको कहा उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे और अगर उसका आंसर प्रैक्टिकल सर्कल उसका ठीक है, वही कंपनी ने केस लिया हुआ है, उस केस में उसका ख्याल ये है कि वो चीजें गलत आई थी, तो समझता है कि लॉयर्स का ख्याल ये है कि कंपनी जब में अगर केस कर लेंगे तो कुछ ऐसा फाइनेंशियल इफेक्ट का और आपको भी इफेक्ट का वेयर डिस्क्लोजर माइट अफेक्ट, मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास बाद में ऐसा होता है कि अगर हम डिस्क्लोजर देंगे तो उस डिस्क्लोजर के लिए जैसे कंपनी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, इस कंडीशन में हम कहते हैं एंटी को इजाजत है कि वो ना भी अगर डिस्क्लोज करे, एंटी अगर इंफॉर्मेशन ना भी डिस्क्लोज करे तो फिर भी वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज के बगैर गुजारा हो जाएगा, लेकिन जेनेरिक इंफॉर्मेशन के लिए कि मेरे पर एक केस है, एलिगेशन है एंड कंपनी ऑफर टू प्रमोट से आप गुजारा कर देगी, उसको हम गलती बात करना नहीं है कि हम कैसे अपने आप को चलेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसी बात करें तो कंपनी के राइट्स के ऊपर एक नेगेटिव अफेक्ट है। तो जनाब ये फिर उसी से रिलेटेड अब आपके क्वेश्चन आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, काम काफी अब आपका समझने वाला, ये सब बातें मल्टीपल जगहों पर कर चुके हुए हैं या अगर आप वो कर सकते हैं होमवर्क 79। तो बेटा यहाँ पर इस लास्ट देखिए आपसे ख्वाहिश है, मुझे पता है कहाँ से आ रहे हैं,
मुझे पता है कि क्वेश्चन है आपको करने के लिए, लेकिन चूंकि पीछे हमारे पास जो क्वेश्चन थे हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे थे, सो यू हैव सम गुड 2 days up till here. I want you people to go through. मुझे इन क्वेश्चंस पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं। अगर इस क्वेश्चन पर यहाँ पर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम अपना एक पूरा लेक्चर पढ़ने का इसमें डिस्कशन, ठीक है। लेकिन थ्योरी का क्वेश्चन है, अंग्रेजी है, उसके अंदर अंग्रेजी पढ़नी है, सुकून से पढ़नी है, समझना है कि हम कैसे क्वेश्चन के पहले जो सैंपल्स करें, यकीन करेंगे कि हर क्वेश्चन का मैंने आपको एक सैंपल बताया, सिर्फ मैंने आपका क्वेश्चन बर्बाद नहीं किया, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन को बंद करना मैं आप लोगों की तरफ से लेकर आऊंगा। इफ यू शो मी एनी प्रॉब्लम, कोई स्टेटमेंट आपको मन कर रही है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज वी टेक इट ग्रांटेड। अब हमारा इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट आर्टिकल होगा, जो हम मंडे को जो से आगे करके चलेंगे, IFRIC पर। ये वही IFRIC है जो मैंने आपको बताया कि जब हम डीकमीशनिंग कॉस्ट की बात कर रहे थे, तो डीकमीशनिंग कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए मैंने आपको बताया कि 3 से 4 वेरिएबल्स है जिसके हमें एस्टिमेट्स देने पड़ रहे हैं। तो ये एस्टिमेट्स अगर लेंगे, उससे कोई तब्दीली आएगी, इससे कोई चेंज आएगी, तो उसका इफेक्ट कहाँ हो जाएगा, ये सारे का सारा उससे रिलेट करके चलता है। और इसके ऊपर जब बात कंप्लीट कर लेते हैं तो दिस विल बी द लास्ट आर्टिकल, फिर इसी के आगे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे और दैट विल बी द एंड और वी कंक्लूड दैट। ठीक है जी। तो ये हमारा एक लास्ट लेक्चर का काम रहता है। हमारी कोशिश मेरी होगी कि मैं नेक्स्ट वीक के शुरू में इसको कंप्लीट करके तो आगे लेके चलो। अच्छा जनाब वाला, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, तो एक आधा क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट पढ़े, एक आधा क्वेश्चन करने में तो बुराई तो नहीं है। तो एक मिनट मैंने वहाँ पर क्लास 1 में दी थी, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो करने वाला हो, वाला क्वेश्चन लेकिन आप लोग जस्ट करते हुए देखते हुए क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। टाइम है, एक फैक्ट्री वर्कर है थी, वो इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड का है, सीरियसली इंजर्ड हो गया है 10 जून 2005 को। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ये उसके साथ इंजरी हुई है। अब सब्सिक्वेंटली क्या होता है, 26 जुलाई को वर्कर ने 25 मिनट का क्लेम किया और अलेज्ड वायलेशन ऑफ सेफ्टी में उसने कहा जनाब वाला मेरा आपके ऊपर क्लेम है कि देयर इज सम वायलेशन, और वो वायलेशन आपने की है, तो उस वायलेशन की बेस के ऊपर आई एम बीइंग सेइंग मैं क्लास में उस टाइम पे रिकॉर्ड में आपको सो उसके ऊपर एलिगेशन आया, तो उस एलिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से द वर्कर फाइल्ड अ क्लेम फॉर 25 मिलियन। तो उसने कहा जी आप लोगों ने सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर नहीं किए थे, 25 मिलियन का क्लेम था। लॉयर्स की ख्याल ये है कि 60% की प्रोबेबिलिटी ये है कि कोर्ट उसको 12 मिलियन अवार्ड करेगी और 40% का चांस ये है कि उसके ऊपर 8 मिलियन का हम पर क्लेम आगे चलेगा। आप याद रखिएगा, आप जून 30 2025 के अकाउंट बना रहे हैं, इवेंट करीब आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, क्योंकि आपका इवेंट हुआ था 10 जून को, केस उसने किया 26 जुलाई को, और नेगेटिव इवेंट था वो कंसिस्ट करके चलता है, तो है तो ये एडजस्ट है। अब यहाँ पर इसमें तो कोई शक नहीं है, ये एडजस्टिंग इवेंट है जो उसने 25 मिलियन क्लेम किया। अब हमें देखना सिर्फ ये है कि हम इसको कैसे लें, हम इसकी अमाउंट कैसे लें। जनाब जहां पर एक सिंगल आउटकम निकल सकता हो तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल लेके चलते हैं, जहां पर मल्टीपल आउटकम निकल सकते हो तो उसके अंदर डैमेज लेके चलते हैं। तो यहाँ पर 12 मिलियन या 10.12 मिलियन, अब यहाँ इसमें कहा 12 मिलियन का चांस है 60% और 40% चांस ये है कि 8 मिलियन, तो ₹12 मिलियन or rupees 10.4 for the pending claim of the worker as it is most likely that will require for the remaining amount of payment। देखें अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, और रुपीज 10.4 मिलियन, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं करता, मैं समझता कि यहाँ पर ये लफ्ज़ और की लॉजिक बनती है। जब हम बात करते हैं लाइवलीहुड की, तो या मुझे 12 मिलियन लगेगा या मुझे 8 मिलियन लगेगा, परसेंटेज का नहीं कोई, तो मैं समझता हूँ ये उसने बेहूदी की हुई है और ठीक है। तो अपने आप को सिंप्लीफाई करके 12 मिलियन क्यों, 60% चांस। तो जब अगर लगा तो फिर 12 मिलियन का 60% लगेगा, फिर तो पूरा 12 मिलियन लगेगा। तो कौन सा चांस ज्यादा है, लाइक्लीहुड का 12 मिलियन का या 8 मिलियन का? तो हम 12 मिलियन में से 8 तो 25 मिलियन में से 12 मिलियन को तो कहने की प्रोबेबिलिटी बन गई, लाइक्लीहुड है, प्रोवाइड करूंगा
ये भी तो होता है, मेरे पैसे पूरे लगे, परचेस का परचेस मुझे बाकी देना भी नहीं है, जिसने क्लेम किया हुआ है उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन उसकी लो प्रोबेबिलिटी तो है। तो जो बाकी मेरे पास है 13 जो अमाउंट है, इसको मैं पैकेज से लेके जाऊँ, उससे पहले भी तौर के ऊपर ये तो प्रीमियम बनती है 12 महीने, और इसलिए बल्कि 8 की बजाय 12 महीने की कि उसकी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो बाकी अमाउंट कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसने क्लेम फाइल कर दिया 18 मिलियन का, जो क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट कर दिया है 14 मिलियन के अंदर, और इंश्योरेंस कंपनी से वो नेगोशिएट कर रहे हैं, और इस बात का चांस है आईसीएल जो है इट विल रिकवर अ फर्दर सम ऑफ रुपीस। याद रखिएगा 12 मिलियन की लायबिलिटी 18 का क्लेम किया है, 18 में उसने 14 एक्सेप्ट कर लिया है, और हम 2 मिलियन और की बात करके चल रहे हैं, तो रीइंबर्समेंट की बात करके चल रहे हैं। अब देखें रीइंबर्समेंट हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी रीइंबर्समेंट है वो रीइंबर्समेंट अगर वर्चुअली सर्टिफाइड है तो आप उसको रिसीवेबल करते हैं, लेकिन हमने दो बार पढ़ी इट कैनॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। बाबा आपने 12 मिलियन की लायबिलिटी बुक की है, बेशक वर्चुअली सर्टिफाइड है, तो क्या आप 14 मिलियन का रिसीवेबल बुक कर सकते हैं? अब ये देख रहे हैं तो कहता है आपने जो 14 मिलियन जो आपने एंटीसिपेट करके बुक करवाया है, लेकिन कहता आप रिसीवेबल को कहां तक रिकॉर्ड कर सकेंगे? 12 मिलियन तक, इससे ऊपर आप जा नहीं सकते। हाँ, अगर आपको क्लेम सेटल होने के बाद अपने क्लेम में पैसे ज्यादा आ गए तो आपकी इनकम आ जाएगी, बात कुछ की बात सर। और जहां तक आप मसला इंश्योरेंस के क्लेम का जो 2 मिलियन का आप कह रहे हैं कि ये 14 के अलावा ये 2 मिलियन और भी 2 मिलियन मुझे कवर देगा, क्योंकि मैंने 18 का क्लेम किया था, मुझे 14 का आवाज आ गई, लेकिन मैं 14 के केस 12 मिलियन कवर कर दूंगा, बाकी बता दूंगा मैं 2 मिलियन का एक्सेप्ट मैं रिसीवर को भी करूंगा। इसके अलावा भी 2 मिलियन का चांस है, क्योंकि मैं 18 के लिए तो 16 कर रहा हूं, तो कोई चांस है, तो ये क्या बन जाएगा आपका कंटिजेंट एसेट बन जाएगा, वो फ्यूचर पे डिपेंड करके चलता है, और वो कंटिजेंट एसेट के तौर पर उसकी नेचर और ट्रांसफर। ठीक है। तीसरा पार्ट लेबर यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो कहता है कि मैनेजमेंट जो है उस फैक्ट्री वर्कर को ना तो 25 मिलियन दे, उसको वो 1.5 मिलियन के अमाउंट दे इन एडिशन टू द कंपनसेशन। तो जो कंपनसेशन है, द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू पे अफेक्टेड वर्कर 1.5 मिलियन रुपीस इन एडिशन टू द कंपनसेशन दैट मे बी वर्कर। तो बेटा 12 मिलियन तो हमारा ख्याल है कोर्ट हमारे केस क्लेम करेगी। अब मैं 1.5 मिलियन की जो आवाज है, मैं 1.5 मिलियन की जो आवाज है वो मैं खुद से ले रहा हूं कि हम अपनी लेबर को सपोर्ट करने के लिए। ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, मेरी स्टेटमेंट है regard 1.5 मिलियन, तो सारे वाला इट विल बी ऑब्लिगेशन टू द लाइटर। अच्छा, यहां पर ये बात देखें, अब आपने अगर हम इसको पढ़े तो देखने की जरूरत क्या है, लीगल ट्रैक इसमें क्या बन सकती है? कंस्ट्रक्टिव। तो इसको फिर देखें, ऑन रिप्रेजेंटेशन बाय लेबर यूनियन मैनेजमेंट इज ओनली कंस्ट्रक्टिव। तो क्या कंसीडरिंग लीगल तो है कोई, तो क्या कंसीडरिंग की बेस पर मैं कह सकता हूं कि ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, हमने कंसीडरिंग हमने हमने कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कुछ शायद पढ़ी थी, और वो शायद क्या थी कि वो हम उस लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हो, अनाउंस कर चुके हो, ऐसे अनाउंस कर चुके हो कि लोगों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई हो, तो क्या ये कंसीडरिंग से ये सारी कहानी बनती है? तो फिर कहते जनाब वाला कोई कंसीडरेशन है सिर्फ, अभी मैटर जो है वो सिर्फ कंसीडरेशन में है, अभी हमने कोई फॉर्मल इंटीग्रेट नहीं किया, तो क्या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी? अगर नहीं क्रिएट होगी तो फिर इसकी कोई एंट्री नहीं बनी। तो जनाब वाला मैंने आपका एक सवाल खराब कर दिया, लेकिन जरूरी था कि आपको बताने के लिए कि कोई आउट ऑफ सिलेबस का नहीं, यहाँ पर कोई आउट ऑफ बुक्स का नहीं है। हमने पढ़ा था कि हमें किस तरह मैनेज करना है, हमने पढ़ा था कि हमारी जो रीइंबर्समेंट है इट शुड नॉट बी मोर देन द लायबिलिटी, और हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन यहाँ पे चलती है। तो जनाब ये क्वेश्चन जो था ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम सिर्फ इसमें 65 दिया, और 65 के 65 आपको मैंने दिया है, और एक 66 है, तो 66 भी हम क्या, अगर आप कहते हैं मैं खराब कर देता हूँ, ठीक है, नहीं होगा तो आपके ऊपर मुझे बता दीजिएगा। वो भी ये भी 65 जो है उसमें भी थोड़ी सी लगता है फिगर लगता है। 66 इज सेम एज 64, इसमें 64 में हमने थ्योरी की बात करके क्लोज किया, ऐसे ही पॉइंट्स आपके पास है। तो जनाब यहां तक आपके क्वेश्चंस आपके होमवर्क है,
मुझे ये आपकी कॉपियों पे क्लियर नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले बताया जितना मैंने पीछे काम किया, आप याद रखिएगा हम रिवर्स शुरू करेंगे 79 से, मैं यहाँ से रिवर्स जाऊंगा। आज भी कुछ आपने मुझे होमवर्क चेक करवाना था, मेडिकल मुझसे डिस्कस करना था, तो क्या फिजिकल क्लास नहीं की, मैंने इसलिए बात नहीं की। तो मैं आज वाले और फिर आगे मैंने दो आपको होमवर्क दे दिए। एक आपको ये आखिरी 79 की स्लाइड के साथ मैंने आपको ये दो क्वेश्चन दिए, और एक इससे पीछे मैंने आपको वो 3-4 क्वेश्चन जो है वो, और साथ मैंने आपको ये वाली स्लाइड क्वेश्चन। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आप अपने तैयार करने हैं, मुझसे रिलेट नहीं करते। मैं इनके क्वेश्चंस नहीं दूंगा आपके साथ, ये जो होगा बनाएंगे आप दे दूंगा, लेकिन आप करेंगे। लेकिन इससे पीछे जितने ये छोटे क्वेश्चंस थे, हम अपनी किताब के जितने क्वेश्चन हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप टिल 79 जो ये स्लाइड है, यहाँ तक जितने किताब के क्वेश्चन हैं, जो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें आप कंप्लीट करेंगे। उन पर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो आपसे डिस्कशन में कराएंगे, और हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और फिर जो आपको स्लाइड्स के थ्रू बताया गया, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के अलावा जो कॉम्प्रिहेंसिव है उनको अपने टाइम पे कर लें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक आधे लेक्चर के अंदर हम इसका चैप्टर एंड कर लेंगे, और फिर आपके साथ में कॉम्प्रिहेंसिव की जो डिस्कशन है वो करनी शुरू करूंगा। तो आई थिंक सो वेडनेसडे तक हम कॉम्प्रिहेंसिव क्लोज करके आपका होमवर्क चेक करके, क्योंकि आपने साथ साथ क्वेश्चन करने हैं, तो हम वेडनेसडे को या नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे या फिर हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। So please get ready. जनाब, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है तो बताइएगा। अक्सर आ जाए सर उसके ऊपर जरा मुझे खबर जवाब कर। ऑल आर दी क्लियर जी, ये जरा स्लाइड सबको ओके है? अगर ओके है तो प्लीज रेज योर हैंड, और या फिर थम्स अप करते हैं, मुझे आइडिया हो जाए कि मेरा पैगाम है मोहब्बत आप तक वैक्सीन तरीके के साथ पहुंच चुका हुआ है। तो गिव द थम्स अप और सम नोशन, ताकि आइडिया हो, ताकि हम लेक्चर कंक्लूड कर सकें। अगली बात के जब तक आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्लो बंदे हैं, आपको सूची को हम चाहत जब तक हम ये क्लोज करें, तो आज ये भी बता दूंगा आपको, मैंने पहले भी बात की है कि देयर विल बी नो क्लास ऑन, क्योंकि ये तो अनसर्टेन कंडीशन है। इस अनसर्टेन कंडीशन के ऊपर अगर हम बेटा ऐसा छुट्टियां करते रहे तो फिर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो फिजिकल क्लासेस ही होंगी, लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको इस तरह की अनवांटेड छुट्टी आ जाती है, तो प्लीज गेट यूज्ड टू इट कि आप लोगों को फिर अपने उस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन आप अगर किसी बंदे के घर में नेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम है, अगर कोई बंदा समझता है कि उसको वो मजा नहीं आ रहा, और वो कॉलेज के साथ वो पहुंचने तक कन्वेंस अवेलेबल है, वो आ सकता है, तो कई बार शेयर कर। अभी भी 3-4 लोग बैठे हैं हमारे पास, पहले लेक्चर में मौजूद थे, लेकिन हम ऑनलाइन के थ्रू या फिर पहुंच जाएगा लेक्चर इंशाल्लाह, और आप लोग इसको लेके चल रहे हैं। बट ये ओनली उसी कंडीशन में ऑनलाइन क्लासेस हैं आपकी, ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि आपको 6 महीने पड़ जाए, तो बीच में अपनी एकदम आइडिया नहीं थी, अभी तो गवर्नमेंट ने मंडे को किया हुआ है, पता नहीं कर क्या हालात होते हैं। इसलिए मेक श्योर दैट यू शुड बी देयर, टेक द क्लासेस विद फुल सीरियसनेस, और अपने पर्सनल चीजों को लेके चलें। लेकिन अगर तो बंदा नजदीक है, उसको समझ नहीं आ रही, उसके घर में 4-5 लोग लगे रहते हुए हैं, क्लासेस नहीं है, यस यू कैन कम, यू कैन टेक द क्लास, पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ है, आप बैठ सकते हैं। तो बच्चियों के खासतौर पर जो प्रॉब्लम थी, रशियन नहीं आ रहे थे, किसे नहीं आ रहे थे, तो वी हैव टू गो विद दैट। सो इंशाल्लाह ताला गिविंग पॉजिटिविटी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखिए हमारी विजिट होकर चलेगी। काम मैंने आपको दे दिया है, तो बेटा से आप कंक्लूड करेंगे। स्क्रीन में जितनी स्लाइड आपने शेयर करनी है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान में सबसे पहले 22 हो गया है,